अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कैसे हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को 9th क्लास का जो फिज़िक्स है यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स का नाम है इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझाऊंगा और साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हाउ टेक्नोलॉजी शेप्ड बाय फिज़िक्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी बनती हैं तो फिज़िक्स की वजह से बनती हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी बनती हैं इसमें फिज़िक्स का एक रोल है, मतलब इसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ टेक्नोलॉजी शेप बाय फिज़िक्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो आजकल जितनी टेक्नोलॉजी बन रही है फिज़िक्स की वजह से बन रही हैं, लेकिन कुछ टेबल में मैंने टेक्नोलॉजी दी हुई है और जो फिज़िक्स इसमें इस्तेमाल हुआ है वो उसके नाम मैंने लिखे यहाँ पे देखिए। ठीक है, आंसर में ज़रा देखें, टेक्नोलॉजी शेप बाय फिज़िक्स इन मैनी वेज। ठीक है, विच आर गिवन बिलो। टेक्नोलॉजी शेप बाय फिज़िक्स इन मैनी वेज विच आर गिवन बिलो। ठीक है, जो नीचे गिवन है टेक्नोलॉजी जिसमें फ़िज़िक्स इस्तेमाल हुई है, तो सबसे पहले स्टीम इंजन है। तो स्टीम इंजन जो है ना थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन में या हीट इंजन में क्या इस्तेमाल होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, दूसरी न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, इसमें जो फिजिक्स इस्तेमाल हुए हैं, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फिजिक्स इस्तेमाल होता है, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद रेडियो एंड टेलीविज़न है, तो जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो रेडियो वेव्स है या टेलीविज़न, जो टेलीविज़न स्क्रीन पे आप ये पिक्चर देखते हैं और आवाज़ सुनते हैं, या रेडियो से आप जो आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चैनल्स के, ये किस वजह से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। हाउ टू जनरेट दीज वेव्स, हाउ टू प्रोपगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस प्रिंसिपल की मदद से, इस उसूल की मदद से ये रेडियोज़ और टेलीविज़न काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर जो है टोटल लॉजिक गेट से बना होता है, डिजिटल लॉजिक गेट से। ठीक है, एंड, आर, नैंड, नार, एंड और ये गेट्स है, इन ऐसे कंप्यूटर बने। मॉडर्न जो कंप्यूटर है सारे इनसे इन गेट से बने हैं। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्जन जो है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से। रॉकेट जो है ना स्पेस में जाता है ना, किस वजह से जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, सोनार सोनार क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो सोनार में क्या इस्तेमाल होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की रिफ्लेक्शन जो है ना, ये सोनार में इस्तेमाल होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस इस्तेमाल होती हैं फेस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है। फोटो सेल जो है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ तो मैंने कई सारे लिखे हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने क्या करना है एग्ज़ाम में, इनमें जो आपको इजी है, इजी टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स जो है, आपने क्या करना है, सिर्फ 4 को याद करना है और आपने पेपर में सिर्फ 4 के नाम लिखने हैं। और जो टेक्नोलॉजी इसमें जो फिज़िक्स का रोल है या इस्तेमाल है वो भी लिखना है। तो आप 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में हर पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं, तो लाजमी है मिनिमम आप 4 लिख सकते हैं और मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है जितनी भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, physics and biology are considered different branches of sciences. How physics links with biology? फिज़िक्स और बायोलॉजी जो है ना, ये क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, तो हाउ फिज़िक्स लिंक्स विद बायोलॉजी, फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ क्या लिंक है। ठीक है, अभी देखिए आंसर में, फिज़िक्स हैज़ मेनी एप्लीकेशन इन द बायोलॉजिकल साइंसेज। फिज़िक्स का कई सारे एप्लीकेशंस है कि इसमें बायोलॉजिकल साइंस में। नंबर 1, ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है, वो जो हम उससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं।
माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है। इट हेल्प्स डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में पर ये हमारी मदद करती हैं, ये फिज़िक्स हमारी मदद करती हैं डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है आम आंख से देखना, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इट कैन एक्सप्लेन हीट, वर्क एंड पावर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो इसका ताल्लुक है हीट, वर्क एंड पावर का, ये हमें कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं? फिज़िक्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर में फिज़िक्स इज इन्वॉल्व इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो फिज़िक्स जो मेडिकल डायग्नोसिस में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, इसमें फिज़िक्स इन्वॉल्व है। लाइट्स, एक्सरे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ये चीज़ें इसमें ये फिज़िक्स की उसूलों से बनी हैं और ये मेडिकल फिज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेडिकल थेरेपी समटाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व फिज़िक्स। फॉर एग्जांपल कैंसर थेरेपी इज़ यूजेस आयोनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है। तो ये भी मेडिकल फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। जब आप किसी कैंसर को क्या करते हैं, गामा रे से इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेडिकल थेरेपी। समटाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व फिज़िक्स, फॉर एग्जांपल कैंसर रेडियोथेरेपी यूजेस आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है? यूजेस आयोनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है। ये इसमें इस्तेमाल होता है। फिज़िक्स जो है मेडिकल थेरेपी में भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। फिज़िक्स कैन आल्सो एक्सप्लेन सेंसरी फिनोमेना, हाउ वी हेयर, हाउ द आई डिटेक्ट्स कलर, ठीक है। तो फिज़िक्स यहाँ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम आवाज़ किस तरह सुनते हैं और आई जो है ना हमारी आँख किस तरह कलर को डिटेक्ट करती हैं, तो इसमें भी फिज़िक्स ये फिज़िक्स की वजह से एक्सप्लेन है। अच्छा, अभी आते हैं थर्ड नंबर की तरफ। वाई आर मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट? मेजरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेजरमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेजरमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस। विदाउट इट देयर विल बी नो ट्रेड, नो स्टेटिस्टिक, ठीक है। मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इस इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन रेस में, ह्यूमन की ज़िंदगी में, मतलब ये ह्यूमन का ये बैकबोन है मेजरमेंट, ठीक है। तो इसके बगैर हम तिजारत वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड नंबर, किड्स ट्राई टू कंपेयर देयर हाइट, साइज ऑफ कैंडी साइज ऑफ डॉल्स एंड नंबर्स ऑफ टाइज दे हैव, ठीक है। तो किड्स अपने हाइट को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे किड्स के साथ, साइज ऑफ कैंडी, साइज ऑफ डॉल्स एंड नंबर्स ऑफ टाइज दे हैव, ठीक है। ये भी मेजरमेंट में। वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज़, तो मेजरमेंट की वजह से हम मुख्तलिफ सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। वी मेजर वैल्यूज़ इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में हम वैल्यूज़ भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट की मदद से। टू बाय आर सेल क्लॉथ्स एंड फूड आइटम वी मेजर, ठीक है। तो अगर आपने किसी ख़रीदना है या बेचना है क्लॉथ को, कपड़ों को या खुराक आइटम्स को, तो हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। वाई एरिया इज़ कॉल्ड ए डिराइव्ड क्वांटिटी? एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? जिस तरह एरिया जो है ना, मल्टीप्लिकेशन इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ एंड विड्थ। एरिया जो हासिल होती हैं मल्टीप्लिकेशन लेंथ एंड विड्थ से हासिल होती है। इस तरह हमें पता है जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल हो इसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। सो इसलिए ये एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। मैथमेटिकली ज़रा देखिए इसको, एरिया को। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। एरिया का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। फिफ्थ नंबर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, इसमें आपने क्या करना है? नेम एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम
एज दियर बेस यूनिट। आपने 4 डिराइव्ड यूनिट लिखने हैं और इनको क्या करना है, बेस यूनिट की टर्म में लिखना है, ठीक है। अभी देखिए ज़रा, नंबर 1 डिराइव्ड यूनिट है स्क्वायर मीटर है, एरिया ऑफ यूनिट है। सो जब मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, स्क्वायर मीटर। तो ये डिराइव्ड यूनिट है स्क्वायर मीटर, और ये इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। न्यूटन, न्यूटन में यहाँ जो है ना ये स्मॉल होना चाहिए, न्यूटन में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ये स्मॉल होना चाहिए। अगर ये कैपिटल आप लिखते हैं तो इसका मतलब है सेंटेंस नेम है, ये यूनिट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आपने ये स्मॉल इन लिख दिया तो इसका मतलब है ये आपका क्या है, एक यूनिट नेम है, ठीक है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 जो है ना F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, न्यूटन जो है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो ये न्यूटन जो है ये डिराइव यूनिट है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट ये हैं। इसके बाद क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है, m एक्सपोनेंट 3, तो m को कितने दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये इन टर्म ऑफ बेस यूनिट हो गई जूल। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जूल डिराइव्ड यूनिट है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट ये आ गए। मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो मीटर पर सेकंड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, ठीक है। यहाँ पे तो 4 मांगे हैं, यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं, आपकी मर्जी है। तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ से 4 लिख के, ठीक है। अगर पेपर में ये आ जाए तो आपने कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं, ठीक है। अभी आते हैं 6 नंबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। वाई इन फिजिक्स वी नीड टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, जो बड़े नंबर को छोटे नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करे, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इन सेंस वन ऑफन नीड टू वर्क विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, दीज कैन बी रिटन मोर इजीली इन scientific notation or standard form generally। n is equal to m multiply 10 power n, यहाँ पे n नंबर है, m जो है मेन टीसा है, ठीक है, और n क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हम इसलिए लिखते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन को कि इसमें जो बड़े नंबर को छोटे या बहुत स्मॉल नंबर को इजीली प्रोनाउंसिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इजी बोलने के लिए, ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करें, साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा 7 नंबर की तरफ से देखिए, व्हाट इज लीस्ट काउंट, हाउ लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर डिफाइंड। स्क्रू के लीस्ट काउंट जो है ना, व्हाट इज लीस्ट काउंट, द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो कम से कम लेंथ है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इस क्या करते हैं, मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 10 होते हैं और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर के बराबर होती हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर कैलिपर का। अब स्क्रू गेज को जो है ना, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू, जो स्क्रू का पिच है, पिच किया है 1 फुल रोटेशन को, जब आप सर्कुलर स्केल को 1 फुल रोटेशन देते हैं, ये एक डिवीजन आगे चला जाए ये सर्कुलर स्केल, या ये पीछे चला जाए ये चला जाए ये पीछे ये सर्कुलर स्केल, ठीक है। एक डिवीजन आगे या पीछे चला जाए ये सर्कुलर, इसको हम कहते हैं पिच, क्या कहते हैं, पिच, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। तो 1 मैंने कहा कि ये एक डिवीजन आगे चला जाए या एक डिवीजन पीछे चला जाए, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 डिवीजन, सो 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का।
अच्छा 8 नंबर की तरफ आते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पेबल्स विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम स्मॉल पेबल जो होते हैं इसका वॉल्यूम किस तरह मालूम करते हैं। ये तो आसान तरीका है। आप मेजरिंग सिलेंडर लें और इसको हाफ फिल कर दें और इसका रीडिंग अपने साथ नोट कर दें। ये आपका रीडिंग जो है V1 होगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, इसमें स्मॉल पेबल डाल दें तो पानी का सरफेस है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका आप रीडिंग देखें, वो आपका V2 है, तो V2 से V1 को माइनस कर दे तो ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पेबल विद व्हेन वाटर इज पोर्ड in measuring cylinder and noted the volume of water V1, then put the pebble in the cylinder gently when the pebble is completely immersed. The volume of water is read again as V2. The volume of the pebble del V is found by subtracting the first reading from the second reading. So del V is equal to V2 minus V1. तो ये आपका ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पेबल है। इस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10, ठीक है। प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 में आपने क्या करना है, नंबर को इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 में लिखना है, ठीक है। सो मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर कैन बी डिटेक्टिंग मास चेंज एज वेल एज 10 पावर माइनस 21 kg। ये मास गिवन है, मैकेनिकल ऑसिलेटर है जिस पे ये मास डिटेक्ट हुई है, मास 10 पावर माइनस 21 kg, ठीक है। ये 21 जो है ना माइनस 21, इसको इस तरह से 10 पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दे, माइनस 18 माइनस 3 तो माइनस 21 आ गया। अभी देखिए यहाँ पे माइनस 10 पावर माइनस 18 ये ऑटो के बराबर है, तो यहाँ पे ऑटो लिख दिया मैंने, 10 पावर माइनस 18 ऑटो के बराबर है, ठीक है। अभी ऊपर पावर नेगेटिव है, अगर नीचे आ जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/10 पावर 3 ऑटो kg, ठीक है। अभी देखिए 1 को आपने 1000 पे डिवाइड करना है, तो 1 को 1000 पे डिवाइड कर तो आपके पास 0.001 ऑटो किलोग्राम आ जाएगा। आपको पता है ना kg जो है ना 10 पावर 3 के बराबर है, 10 पावर प्लस 3, तो यहाँ से आप ये k हटा दे, सो 10 पावर माइनस 3 ऑटो ग्राम मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 3, तो ये प्लस 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ क्या रह जाएगा, ये ख़त्म हो गए तो 1 रह गया, सो 1 ऑटो ग्राम, तो 1 वाट ऑटो ग्राम इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अभी देखिए सेकंड नंबर को, द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार विच इज अबाउट 3.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। ये जो प्रीफिक्स है पावर ऑफ 10 को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अभी देखिए पता है 10 पावर 18 जो है ना ये एक्सा के बराबर है, कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.00 एक्सा मीटर, ठीक है। थर्ड नंबर जरा देखिए, अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर, तो मिलियन 10 पावर प्लस 6 के बराबर है, किलो 10 पावर 3 के बराबर है, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, 149.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ठीक है। सो 149.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मीटर, 10 पावर 9 जो ना गीगा के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, गीगा के, सो 149.6 गीगा मीटर, ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अभी जरा देखिए सेकंड नंबर में, एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ डिफाइंड एज 10 पावर माइनस 10, तो एंगस्ट्रॉम जो है 10 पावर माइनस 10 के बराबर यूनिट ऑफ लेंथ है, और इस हमको क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पे जो यूनिट ऑफ लेंथ है ये एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन वन एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं, सो डिस्टेंस इज इक्वल 10 पावर माइनस 10 मीटर। अब ये 10 पावर माइनस 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ,
10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 मीटर। 10 पावर -9 जो है नैनो के बराबर है, तो इसको नीचे ले आए 1/10 नैनोमीटर। सो 1 को 10 पे डिवाइड कर दे 0.1 नैनोमीटर। नैनो जो है ना इनसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना हाउ मेनी फेमटोमीटर्स आर दियर इन 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेमटोमीटर होते हैं? फेमटो जो है ना 10 पावर -15 के बराबर होता है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई राइट साइड बाय फेमटो। इस साइड को आपने क्या करना है, फेमटो पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या यहाँ फेमटो मल्टीप्लाई फेमटो डिवाइड है, साथ में क्या है मीटर है, ठीक है। अभी ज़रा देखिए यहाँ पे 10 पावर -15 ये फेमटो के बराबर है, तो मैंने लिख दिया फेमटो ये फेमटो के बराबर है। और ये -15 ऊपर चला गया तो +15 हो गया। 10 पावर +15 बेस से हमें पावर को ऐड कर दे, सो -10 + 15 5 आ गया। सो 1 के साथ कितनी ज़ीरो लगाने हैं, 5 ज़ीरो लगाने हैं ऐसे। सो ये आपका आंसर है, ठीक है, फेमटोमीटर में। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर दियर, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर दियर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 पावर -10 मीटर के बराबर होते हैं। अब इसको क्या करें, एंगस्ट्रॉम को इस पे डिवाइड कर दे। सो एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 10 -10 10 -10 को ऊपर ले जाए 10 + 10 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज मल्टीप्लाई 10 पावर 10 10 पावर 10 के बराबर है, ठीक है। सो 1 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई 10 पावर 10 1 मीटर जो है ना वो 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर 10 के बराबर मल्टीप्लाई 10 पावर 10 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर, द स्पीड ऑफ लाइट इज 229,792 458 मीटर पर सेकंड है। आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स है, अगर डेसिमल को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते तो पावर ऑफ 10 आपका पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लाते हैं डेसिमल को तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेगेटिव लिखना है आपने। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल यहाँ पे पढ़ाई लास्ट में पढ़ा है, ठीक है। आपने इस डेसिमल को उठाना है और 2 और 9 के दरमियान रखना है। ये रूल्स है कि लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट होनी चाहिए। तो देंगे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे डिजिट है 2.9979245 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 10 पावर 8 किस तरह गया। अभी इसको नहीं, यहाँ से मैंने डेसिमल को उठाया था और इन दोनों के दरमियान रखा था। तो देखिए अभी अपने क्या करना है, इन डिजिट को काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। बी नंबर में जाके आपने क्या करना है, इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। मतलब इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है और लास्ट में आपने किसको छोड़ना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर को। सेकंड में आपने कितनी छोड़नी है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को आपने क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ वो आपने क्या करना है, इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के लिए स्टैंडर्ड 5 है। ये जो 8 है ये 5 से ज़्यादा है, तो नेक्स्ट डिजिट में आपने 1 ऐड करना है या नेक्स्ट डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। तो ये 8 तो ख़त्म हो गए हैं, अभी ये जो है ना 6 बन जाएगा, ठीक है। 6 जो है ना किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो आपका 4 जो है ना ये 5 बन जाएगा, ठीक है। फिर 5 इज इक्वल टू 5 है। फिर आपने देखना है कि ये इवन है आर्ड है। अगर ये इवन हो तो इट विल रिमेन सेम। अगर आर्ड है तो आपने इसको क्या करना है, 1 इंक्रीज बाय 1। तो देखिए 2 जो है ना यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे इवन है, तो नो चेंज हेयर, नो चेंज हेयर। फिर आपने 2 को ख़त्म करना है, 2 5 से कम है, 2 5 से कम है, तो नो चेंज इन दिस डिजिट। तो देखिए ना यहाँ पे कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4 5। तो 5 हमें चाहिए, 5 हमें चाहिए थे, ठीक है। ये आपका आंसर है,
ठीक है, आंसर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा आप इसको देखिए। 299 792 792 4 6 5 से 6 क्यों बन गया है? इसलिए कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, साथ में मीटर पर सेकंड है। अभी इसके बाद ज़रा देखिए, 6 को ख़त्म करना है, तो 6 जो है ना 5 से ज़्यादा है, ये जो आपका 4 है ये 5 बन जाएगा। 299 792 और 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद ज़रा देखिए 5 जो है ना 5 के बराबर है। 5 जो है किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो आपने इस डिजिट को देखना है कि इवन है या ऑड है। अब देखिए ना ये 2 जो है ना ये आपका इवन है, तो इट विल रिमेन सेम, सो 299 792 2 विल रिमेन सेम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे कितने डिजिट है? 6 डिजिट है, हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, अब इस यहाँ से 2 ख़त्म कर दें। 2 जो है ये किससे कम है? 5 से कम है, सो दिस डिजिट विल रिमेन सेम। 299 79 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी ना यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये तो 5 आ गए सारे यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे पावर ऑफ 10 पावर 8 भी है, 10 पावर 8 भी है यहाँ पे। ये पहले से मौजूद है, ये नंबर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अभी आते हैं, हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर सोल्यूशन में होने चाहिए। तो इस नंबर को आप यहाँ से उठाएं, इस नंबर को, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करें। अभी यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, हमें कितने चाहिए? हमें 3 चाहिए। तो आप यहाँ से 9 को हटा दें। आप यहाँ से 9 को हटाएंगे तो आपका जो ये 7 है ये 8 बन जाएगा, क्योंकि ये रूल्स है, जब भी आपने डिजिट को हटाना है और 5 से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, सो 2.998 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इस 8 को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो 8 जो है ना किससे ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है, सो दिस विल इंक्रीज बाय 1, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो 1 के साथ ऐड कर दें तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 0, तो 00 यहाँ पे रह गए। फिर ये 1 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, 2 के साथ ऐड कर दे तो 3.00
तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना आपने इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज किए हैं और फर्स्ट वाले ऑप्शन को 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज हुआ था, ठीक है। अभी आते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो आपने क्या करना है, इस पावर ऑफ 10 को में कन्वर्ट करना है इस प्रीफिक्स को। नैनो जो है ना प्रीफिक्स है, इसका मल्टीपल 10 पावर -3 9 के बराबर है। सो 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मीटर, तो ये पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये मेगा 96 मेगावाट है, तो मेगा जो है 10 पावर +6 के बराबर है। 96 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 वाट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है मेगा। 2 गीगावाट, गीगा जो है ना 10 पावर +9 के बराबर है। सो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर +9 वाट, गीगा 10 पावर 9 के बराबर। अच्छा 43 पाइको फेरड, ठीक है। पाई को 10 पावर -12 के बराबर है। सो 43 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 फेरड, पाई को 10 पावर -12 के बराबर है। डी नंबर 2 मिलीमीटर, मिली जो है 10 पावर -3 के बराबर है। सो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर। अभी आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मास ऑफ बैक्टीरियल सेल इज 0.000000005 kg है। आपने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए डेसिमल यहाँ पे पड़ी है लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ से उठाएंगे और 5 के पीछे रखेंगे, यहाँ इस साइड यहाँ पे रखेंगे, इसको डेसिमल को रखेंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ 10 आपने माइनस लिखना है। जितने डिजिट आपने इसको डिस्प्लेस किए हैं डेसिमल को, आपने इसको काउंट करना है। दिस विल बी राइज पावर ऑफ 10। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 10 पावर -12। सो 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 kg, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। 10 पावर -12 किसके बराबर है, पाइको के बराबर है। सो 5 पाइको kg, किलोग्राम। डायमीटर ऑफ द सन इज, ये डायमीटर ऑफ द सन है 139000000 मीटर। इसको हमने क्या करना है, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। डेसिमल यहाँ पे पढ़िए, तो आप डेसिमल से यहाँ उठा के 1 और 3 के दरमियान रखते हैं, ठीक है। तो देखिए 101.39 कितने डिजिट इसको डिस्प्लेस किए हैं डेसिमल को, तो आपने क्या काउंट करना है, ये इट विल राइज पावर ऑफ 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 10 पावर 9, 10 पावर 9 गीगा के बराबर है। सो 139 गीगा मीटर, 1.39 गीगा मीटर। तो ये थे MCQ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।